दोस्तों आज से हम अपना नया यूनिट शुरू कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग दोनों ही चैप्टर मिलके 6 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक चैप्टर मनी, ठीक है। उसके बाद हम बाद में शुरू करेंगे अपना बैंकिंग। तो दोस्तों मनी चैप्टर के अंदर हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है आइए समझते हैं। दोस्तों शुरुआती टाइम पे क्या था कि लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, मनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करते थे, तो यहाँ मैं आपके लिए 2 कार्टून बना रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सको किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक का नाम रख दिया हमने राजू और दूसरे का नाम रख देते हैं काजू। एक का नाम राजू, दूसरे का नाम काजू। राजू के पास एप्पल हैं कई सारे, काजू के पास राइस है बोरी भर के। राजू के पास राइस है कई सारे, ठीक है, यानी कि 1 कुंटल 2 कुंटल होगा। मान लो कि राजू गया काजू के पास, उससे बोला कि भाई मुझे आप अपने एप्पल दे दो। काजू ने राजू से बोला भाई फ्री में तो दूंगा नहीं, बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो अब उस टाइम जो मनी था, मनी नाम की चीज़ तो थी नहीं। तो ऐसे में क्या होता था कि राजू बदले में क्या देता था उसको, राइस, और काजू बदले में उसको क्या देता था, एप्पल। तो राजू ने और काजू ने क्या करा, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया। कैसे कर लिया, एप्पल दे दिया राजू को और राइस दे दिया काजू को। तो ऐसे में दोनों लोग सेटिस्फाई हो गए, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि वस्तु से वस्तु का जो विनिमय हो रहा है, इसी विनिमय को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, बार्टर सिस्टम। बस इतना आसान है, ठीक है। तो दोस्तों जो बार्टर सिस्टम हैगा, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, इसके कई सारे दोष भी थे, कई सारी कठिनाइयाँ भी थी, जो हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अब एक बार डेफिनेशन पे आइए, देखिए वस्तु विनिमय व्यवस्था। वस्तु विनिमय व्यवस्था वह व्यवस्था है, वह सिस्टम है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता था। यानी कि कोई गुड हैगा, यानी कि मान लीजिए आपका एप्पल हैगा, तो एप्पल का विनिमय क्या कर दिया, राइस से कर दिया, यानी कि एक गुड्स का दूसरे गुड्स का क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय व्यवस्था, यानी कि बार्टर सिस्टम। नीचे के एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के पास चावल है और आपके पास गेहूं है, आपको चावल की आवश्यकता है और अन्य व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है। ऐसे में वस्तुओं का आपस में जो लेन देन हो जाता है, इसी लेन देन को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय व्यवस्था, यानी कि बार्टर सिस्टम। आगे अब दोस्तों बात करेंगे कि जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय व्यवस्था है, इसकी क्या क्या कठिनाइयाँ थी या क्या क्या दिक्कतें थी, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव। चलिए एक बार इसको पहले समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर राजू को एप्पल चाहिए था, काजू को राइस चाहिए था, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। बट अगर ऐसा होता कि जो राजू हैगा और जो काजू हैगा, राजू काजू के पास जाता है और काजू से बोलता है कि भाई मुझे एप्पल दे दो अपना, यानी कि जो आपके पास एप्पल है वो एप्पल मुझे दे दो। लेकिन काजू फिर वही कहता है कि भाई फ्री में तो दूंगा नहीं, बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। अब उस टाइम पैसा हुआ नहीं करता था। तो ऐसे में राजू क्या करता है कि भाई मेरे पास राइस है, राइस ले लो। उसने बोला कि भाई मेरे पास राइस है, राइस ले लो। लेकिन अगर एप्पल ने बोल दिया कि नहीं भाई मुझे राइस नहीं चाहिए, राइस मेरे घर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मुझे भाई वीट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वीट चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए। अब ऐसे में अगर बात करें राजू की, अगर उसके पास वीट नहीं है, अगर बदले में उसको वीट नहीं देना, तो ऐसे में जो इंटरचेंज है वो नहीं हुआ पाता था।
यानी कि जो बार्टर सिस्टम है कि कमोडिटी टू कमोडिटी जो एक्सचेंज हुआ करता था वो नहीं हो पाता था। तो ये एक क्या थी आपकी, ये एक कठिनाई थी बार्टर सिस्टम की, यानी कि वस्तु विनिमय व्यवस्था की। चलिए एक बार से पढ़ लेते हैं कि जो वस्तु विनिमय व्यवस्था है उसके अंदर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब दोनों ही लोगों की वो नीड होनी चाहिए जिसका वो एक्सचेंज कर रहे हैं। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय कि किसी समय के एक निश्चित बिंदु पर दो व्यक्तियों को ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो राजू था वो अपना वीट देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और काजू राजू से राइस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे दोहरी जो आवश्यकता है, ठीक है ना, जो आवश्यकता का दोहरा संयोग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, कठिनाई बन जाती है बार्टर सिस्टम की। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली कठिनाई थे मूल्य के सामान्य इकाई का अभाव। दोस्तों इसमें क्या हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति है, फिर से नाम लेते हैं हम अपने राजू काजू को, राजू काजू। अब देखिए दोस्त, अगर राजू के पास और काजू के पास कपड़े और राइस हैं, ठीक है, राइस यानी कि चावल है, तो अब अगर राजू वापस जाता है काजू के पास कि भाई मुझे कपड़ा दे दो, अब अगर वो 1 मीटर कपड़ा अगर वो राजू को देता है काजू, तो इसके बदले राजू काजू को कितना राइस दे, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं था, ऐसा कोई नापतोल नहीं था। इसी नापतोल ना होने के कारण जो आपका मेजरमेंट है वो ना होने के कारण क्या था, बार्टर सिस्टम क्या हो गया था, खराब। इसीलिए बार्टर सिस्टम की अगली कठिनाई थी आपकी मूल्य के समान इकाई का अभाव होना, कि उस टाइम हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के कंपेयर में मेजरमेंट नहीं कर पाते थे अच्छे से। आगे बात करें दोस्तों, तो तीसरी कठिनाई थी मूल्य के संचय की। मूल्य के संचय मतलब स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से टमाटर खरीदता है, टमाटर क्या करता है, एक्सचेंज कर खरीदता है, तो टमाटर को अपने पास कब तक स्टोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, 2 वीक, या 1 महीने तक रखेगा। और 1 महीने के बाद उसके टमाटर टमाटर रहेंगे, आप जानते हो क्या रहेंगे फिर वो, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका गुड्स होते हैं हम इनको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम के साथ नष्ट होते हैं। टाइम के साथ क्या होता है कि इनकी वैल्यू कम होती रहती है और ये टूट फूट जाते हैं, ठीक है। चाहे वो टमाटर हुआ, कोई भी चीज़ हुई, अगर उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर रख रहे हैं उसको, तो स्टोर हम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगली कठिनाई की बात करें तो मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई क्या थी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 50 किलो गेहूं खरीद लिया, ठीक है, क्या करा है, गेहूं लिया है। तो दोस्तों जिस तरह हम मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से जेब में भर के ले जाते हैं, क्या उस तरह से 50 किलो को भी आप हमेशा लेके घूमोगे फिरोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक कमी ये भी थी कि जो आपका बार्टर सिस्टम है इसके अंदर जो वस्तुएं हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। एक कमी ये भी थी जो मनी ने आके इसको सोल्व की। लास्ट हैगा आपका भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब दोस्तों आज क्या होता है कि आज मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया, ठीक है, आपने 500 रुपये का लोन लिया, ठीक है, 500 रुपये लोन लेके, ठीक है, आपने क्या करा, अपने पास रख लिया। अब उसको बोला कि 2 साल के बाद भाई मुझे वापस कर दियो। आप उसे 2 साल के बाद वापस से 500 रुपये कर दोगे, कुछ इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। अब वही मान लीजिए अगर आपने किसी व्यक्ति से सेब लिए हैं, एप्पल लिया है अभी आपने, ठीक है,
अगर आपने किसी से एप्पल लिया है तो उस एप्पल को बोला कि भाई तुम मेरा एप्पल रख लो और मुझे 2 साल के बाद ये एप्पल मुझे वापस कर देना, ठीक है? अब 2 साल के बाद अब ये क्या वही एप्पल वापस कर पाएगा? वो एप्पल क्या उसकी स्टोर करके रख पाएगा उसको? नहीं रख पाएगा। तो ऐसे में क्या है वो उसको फ्यूचर में इसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो अगर कोई एप्पल किसी से लेता है तो उसी एप्पल की पेमेंट वापस से फ्यूचर में नहीं कर पाता। तो एक ये भी रीज़न है कि भविष्य में हम इसका भुगतान नहीं कर पाते, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो ये कठिनाई है आपकी 5वीं कठिनाई, भविष्य में भुगतान की कठिनाई, ठीक है? इसी तरह मान लो अगर आपने किसी से टमाटर खरीदा है, ठीक है? टमाटर लिया है और टमाटर को आप उसने बोला है कि मुझे 2 महीने के बाद वापस कर देना, ठीक है? ये टमाटर, तो क्या आप इसकी वापस से इसको पेमेंट कर पाओगे? यानी इस टमाटर की वापस पेमेंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे क्योंकि टमाटर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद क्या खराब हो जाएँगे। तो इसको क्या नहीं कर सकते, इसको जो गुड्स हैगा उसको हम भविष्य में वापस से पेमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपका बार्टर सिस्टम था कहीं न कहीं फ़ेल हो जाता है, ये उसकी कई सारी कठिनाइयाँ थी। अब दोस्तों हम आगे करेंगे मनी के बारे में कि आखिर मनी होता क्या है, ठीक है? आप सब देख रहे हो कि अभी हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने मनी को छोड़ रखा था। हमने ये माना था कि मनी तो है ही नहीं, ठीक है? अब मनी के आने से क्या-क्या अच्छा हुआ, क्या-क्या बुरा हुआ वो भी देखेंगे, ठीक है? तो कैसे मनी ने इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी कठिनाइयों को दूर किया, वो जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मनी होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ डेफ़िनेशन कितनी अच्छी लिखी है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या हैगा किसी चीज़ के लिए लेन-देन का माध्यम होती है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको राइस खरीदना है तो उसको खरीदने के लिए आपने जो बदले में पेमेंट कर रहे हो, उसके रूप में अगर काम कर रही है तो क्या है मनी है। मूल्य की माप के रूप में कार्य कर रही है कि आपको 1 मीटर कपड़ा के बदले ₹200 देने हैं, 1 मीटर कपड़ा के बदले ₹400 देने हैं, तो ये मूल्य के माप के रूप में कार्य कर रही है। और उसको संचय के रूप में भी हम रखते हैं, संचय मतलब उसको हम स्टोर भी कर पा रहे हैं। तो ऐसी वैल्यू को, ऐसी मूल्य को क्या बोलते हैं? मुद्रा, ठीक है? जिसको पब्लिक क्या कर रही है? स्वीकार भी कर रही है, ठीक है? क्या आएगी? कोई भी ऐसी वस्तु जो लेन-देन का माध्यम हो, मूल्य के माप के काम करती हो और संचय के रूप में कार्य करती हो और सामान्य रूप से लोगों द्वारा क्या करो हो? स्वीकार्य हो, उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा, उसे क्या बोलते हैं? मनी, ठीक है? जैसे भारत में क्या है? रुपया और यूएसए में क्या है? डॉलर, ठीक है? ये क्या आएगा? रुपया, मनी। अब अगर मनी के डेवलपमेंट की बात करें कि मनी का विकास हुआ कैसे, एक इस डायग्राम से समझ लेते हैं बस, ठीक है? देखिए पहले क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या करते थे? इंटरचेंज करते थे। वही क्या था आपका? बार्टर सिस्टम। वो भी मनी के फॉर्म में ही था कहीं न कहीं, ठीक है? मनी की तरह यूज़ हो रहा था। उसके बाद आए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, ठीक है? जो गोल्ड है, सिल्वर है उसको देते थे, बदले में एक्सचेंज कर लेते। फिर उसके बाद पेपर और मेटल मनी जो अभी यूज़ करते हैं, सिक्के हो गए, आपके नोट हो गए, ये हो गया आपका पेपर और मेटल मनी। अगला आएगा प्लास्टिक मनी, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? प्लास्टिक मनी में। अब प्लास्टिक मनी क्या होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा प्लास्टिक मनी के बारे में, ठीक है? उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कमेंट के अंदर ही, ठीक है? आगे इसके बाद हैगा मुद्रा के कार्य। तो दोस्तों मुद्रा के कार्य की बात करें तो मुद्रा के कार्य को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक बोलते हैं प्राइमरी कार्य और दूसरे बोलते हैं आपके गौण कार्य, ठीक है? प्राथमिक कार्य और गौण कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो आखिर मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है वो समझते हैं। दोस्तों मनी का प्राइमरी फंक्शन यानी कि जिसे हम कहते हैं मुख्य काम। तो मुख्य काम क्या हैगा आपका मनी का? तो आप सब जानते हो कि मनी को हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य उसका यही है कि हम किसी वस्तु को खरीद सकें, किसी वस्तु को खरीद या बेच सकें। तो मनी क्या आएगा आपका? विनिमय का माध्यम हैगा। इसका पहला काम क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के विकास से पहले वस्तु का वस्तु से विनिमय किया जाता था। इसके लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे विनिमय कठिन और सीमित हुआ करता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। अब दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? अब जैसे क्या था कि जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर राजू को काजू से कपड़ा चाहिए, ठीक है?
लेकिन काजू को राजू से राइस नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या नहीं हो पाता था, आपका विनिमय नहीं हो पाता था। और विनिमय नहीं हो पाता था तो इससे क्या हो पाता था कि आपका कहीं न कहीं हमारी कर्म उत्पादन में वृद्धि या जीडीपी में वृद्धि में कहीं एनरोलमेंट नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ऐसे में जब आपका मनी आ गया तो मनी ने क्या करा, इस कठिनाई को दूर कर दिया, ठीक है। जो विनिमय आपका बहुत सीमित होता था, जिसमें कठिनाई आती थी, इस कठिनाई को क्या कर दिया, कम कर दिया, सीमित कर दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या आएगा, मूल्य का मापदंड। अब जैसे मैंने बताया था पहले कि हमें कपड़े के बदले 1 मीटर कपड़े के बदले चावल कितना चाहिए हमें नहीं पता था। तो ऐसे में क्या था कि अब ऐसा है कि अगर आप 1 मीटर कपड़ा ले रहे हो तो बदले में आप उसको कितना रुपए दोगे, ऐसा मेज़रमेंट है। तो यानी कि मूल्य जो हैगा, मूल्य के माप के रूप में आपका मनी काम करता है, ठीक है। मुद्रा मूल्य का मापदंड करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का माप बहुत कठिन था, क्योंकि एक वस्तु के मूल्य को दूसरी वस्तु के मूल्य के रूप में मापा जाता था, ठीक है। कि जो कपड़ा है उसके मूल्य को राइस से माप रहा है, राइस से कपड़े को माप रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये नहीं पता था कि 1 किलो गेहूँ के बदले कितना मीटर कपड़ा आएगा, ये मेज़रमेंट करना मुश्किल था। लेकिन मुद्रा के आने से ये कठिनाई क्या हो गई है, दूर हो गई है। अब प्रत्येक वस्तु का मूल्य के रूप में माप सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक वस्तु जो होगी किसके रूप में मापा जा सकता है, मनी के फॉर्म में, ठीक है। अगला कार्य समझें दोस्तों। अगला काम हैगा सहायक कार्य यानी गौण कार्य, ठीक है। तो सहायक कार्य कौन से होते हैं, इसके अदर फंक्शंस यानी कि इसके जो बाकी काम आएंगे, ठीक है। एक हैगा मूल्य का संचय, ठीक है। मूल्य का संचय मतलब जैसे क्या था कि उस टाइम आप टमाटर को स्टोर नहीं कर पाते थे। अब क्या है, आप मनी को आराम से स्टोर कर लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक उसकी जो मार्केट वैल्यू खत्म नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आपका बार्टर सिस्टम था तो ऐसा करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। जो किसने सोल्व कर दिया, मनी ने सोल्व कर दिया। वस्तु विनिमय व्यवस्था में मूल्य का संचय करना सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वस्तु या तो समय के साथ नष्ट हो जाती थी या वो टूट फूट जाती थी। परंतु मुद्रा के रूप में जो मूल्य का संचय किया जाता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जिससे लोग अधिक बचत कर पाते हैं और हमारे देश में पूंजी निर्माण होता है और आर्थिक विकास भी तेजी आती है, ठीक है। अगला मूल्य का हस्तांतरण। अब उस टाइम क्या था कि आपको आपको जो टमाटर रहेगा, टमाटर को अगर मान लीजिए 50 किलो आपने टमाटर खरीदा है, 50 किलो आपने गेहूँ खरीदा है, तो उस 50 किलो गेहूँ को आप एक जगह से दूसरी जगह बार बार नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को जो मनी है उसने क्या कर दिया है, आपका ईजी कर दिया। अब आप मनी को आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हो, ठीक है ना। तो ये काम किसने आसान किया है, मनी ने। तो ये काम भी किसका है, आपका मनी का दूसरा काम। मुद्रा यानी कि धन के हस्तांतरण का कार्य करती है। मुद्रा की क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। मूल्य के हस्तांतरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा अस्तित्व में आई है। अब जब से आपका मनी आया तब से क्या आएगा, अब हमारा जो मनी के कारण क्या है, हमारा प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से हमारे देश आते जाता रहता है, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, आपका बदले में पैसा आता है, पैसा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इससे हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो क्या आई है, सामने आई है, ठीक है। तीसरा, स्थगित भुगतानों का मान, ठीक है। तो स्थगित भुगतानों का माप क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने किसी से 500 का लोन लिया है, ठीक है, तो बाद में उसको पेमेंट कर दोगे, ठीक है, किस्तों में कर दिया आपने, ईएमआई में कर दिया। लेकिन अगर आपने मान लीजिए किसी से एप्पल लिया है, मान लो, ठीक है, एक एप्पल मान लीजिए आपने किसी से लिया है, ठीक है, उधार लिया है मान लो, तो अब उससे क्या आप उसे ईएमआई पे थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो, नहीं ना। तो ऐसा क्या था कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जब मनी आ गया तो मनी ने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया कि आप आराम से ईएमआई पे किस्तों में क्या कर सकते हो, अपना भुगतान कर सकते हो, ठीक है। स्थगित भुगतान वह भुगतान होते हैं जिनका तत्काल ना कर कर भविष्य में किसी समय पर किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि आज ना करके बाद में किया जाना। मुद्रा के आने से स्थगित भुगतान पहले की अपेक्षा और आसान बन गए, ठीक है। पहले कठिनाई थी कि हम क्या नाम है, कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन मनी के आने से क्या हो गया, सारी कठिनाइयाँ हो गई हैं दूर। आगे बात करें तो दोस्तों, यह था आपका चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।